हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टैटिक जीके तैयार किया है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर कंपटीशन में हर जगह पूछे जाते हैं। जबकि हमारा बनाने का मेन पर्पज उत्तर प्रदेश पुलिस का है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाए। जितने भी कंपटीशन हैं हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और हमने इसको विकल्प ना दे करके वन लाइनर पे बनाया है और वन लाइनर पे चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इसी तरह के आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और उसको व्याख्या सहित हम आप लोगों को देंगे और आंसर भी साथ में है। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बनाया है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है पिंक सिटी। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। अब दूसरा प्रश्न यहाँ बन जाता है कि जयपुर को बसाया किसने? तो जयपुर को बसाया है 1627 में राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह ने बसाया है दोस्तों, जय सिंह। तो राजा जय सिंह ने बसाया है जयपुर को। और जयपुर का अगर हम प्राचीन में बात करते हैं कि पहले इसका नाम क्या था, तो जयपुर का नाम था पहले आमेर। इसका पहले नाम था आमेर, तो आमेर के नाम से जाना जाता था। तो चलो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं हर्ष चरित्र के लेखक। तो हर्ष चरित्र के लेखक बच्चों बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के अलावा भी एक किताब लिखी है कादम्बरी। तो इन्होंने कादम्बरी लिखी है बच्चों। और हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट ये किसके दरबार में रहते थे बच्चों? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते हुए इन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखा। यही थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है कि हर्ष चरित्र के लेखक अगर बाणभट्ट है तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है बच्चों? तो दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये 3 ग्रंथ लिखा है अश्वघोष ने। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों कि भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता है दोस्तों। और कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमारे अगले पॉइंट में हम बच्चों आ जाते हैं मलयालम। तो अगर हम बात करते हैं मलयालम किस राज्य की भाषा है बच्चों? तो मलयालम केरल की है, ठीक, केरल की भाषा है। और कन्नड़ भाषा की अगर हम बात करते हैं तो कन्नड़ भाषा कर्नाटका की है। तेलुगु भाषा की अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु भाषा आपका आंध्र प्रदेश का है। और तमिल भाषा की अगर हम बात करते हैं तो तमिल भाषा आपका तमिलनाडु का है बच्चों। तो चलिए बच्चों हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि कौन सा नगर रॉक गार्डन के लिए जाना जाता है? तो चंडीगढ़। तो रॉक गार्डन के लिए चंडीगढ़ जाना जाता है। अब आ जाता है कि इसकी डिजाइन किसने दी है बच्चों? तो अगर हम इसकी डिजाइन की बात करते हैं तो रॉक गार्डन की डिजाइन दी है नेक चंद। तो नेक चंद ने दी है। और अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की तो ले काबूजियर ने इसकी डिजाइन दी है, ठीक है, चंडीगढ़ की। तो रॉक गार्डन कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ खुद अपना एक स्टेट है और चंडीगढ़ की राजधानी है। यहाँ हमने लिख भी दिया है रॉक गार्डन की डिजाइन नेक चंद ने दिया है दोस्तों, और ले काबूजियर ने चंडीगढ़ की डिजाइन दी है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है दोस्तों कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो उल्टे बहती हैं
और जा कर के अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी का अगर हम उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकलती है। और सतपुड़ा की पहाड़ी से सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलती है बच्चों ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो उल्टे बहती हैं और जा कर के अरब सागर में गिरती है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है कि हाँ, भारत का कौन सा राज्य है जो नमक उत्पादन के लिए सब जाना जाता है? तो बच्चों ये गुजरात है जो नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी। तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है बच्चों? ये माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है बच्चों? नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर कब विजय प्राप्त हुई थी? तो माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त हुई थी 1953 में शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलरी गए थे। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता कौन रही हैं? तो झुंको तेबई जापान की रही हैं। भारत की अगर महिला की हम बात करते हैं तो बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट विजेता रही हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है। अब हम आ जाते हैं बच्चों डिगबोई। तो डिगबोई कहाँ है? असम में। तो डिगबोई असम में इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? तो 1901 में खोज हुई थी डिगबोई। तो पहला तेल शोधक कारखाना हमारा भारत में डिगबोई असम में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, पहले यानी H7 था बनारस से कन्याकुमारी तक। अब इसको बढ़ा करके जब 44 किया गया तो कहाँ से कहाँ आ गया? कश्मीर से कन्याकुमारी। तो यानी कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा 44 आ गया। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को कहा जाता है तो द्रोणिका कहते हैं, जिसको हम बेसिन या द्रोणिका कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हवाला बाजार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटिव और आ जाता है कि काला धन क्या होता है? तो काला धन उसे कहा जाता है जिस पर टैक्स ना दिया गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम हवाला बाजार क्या होता है बच्चों? तो दोस्तों हवाला बाजार जो होता है, हम आपको बता दें कि गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय को हवाला बाजार नाम दिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। अब पहली बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? तो सम्मुख सेठी ने पेश किया था। और सर्वाधिक बार अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है, तो निर्मला सीतारमण को जाता है, जो सर्वाधिक बार इन्होंने बजट पेश किया था। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दी कि बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र का पिता। अब यहाँ बच्चों दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक, अगर हम लेखक की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ हमारा क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। लेखक कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसका विषय बस पॉलिटिकल है, राजनीति है। लेकिन अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो डॉक्टर एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास भवन की स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास भवन नहीं तो बैंक है बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है। तो बैंक की स्थापना कब हुई है बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई है 1975 में।
तो हम आपको बता दें कि भारत में स्थापित जो पहला बैंक माना जाता है अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई और पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक माना जाता है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुत सारे बैंक, इंपीरियल बैंक है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई और इसी का नाम 1955 में चेंज कर दिया गया और चेंज करके एसबीआई बैंक कर दिया गया। और ये एसबीआई बैंक ये व्यवसायिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन कमेटी के सुझाव पर 1935 में किया गया था। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों हम आपको बता दें कि 2 क्वेश्चन यहाँ बनता, अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया अस्थाई। और लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक बुलाई गई दोस्तों तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, चूँकि 20 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है, हर क्वेश्चन 20-20 का बनाने छोटी वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो अगर पसंद आती है तो सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो लोग नहीं किए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा स्टैटिक जीके है, इसी तरह के हम 20-20 क्वेश्चन करके वीडियो लाते रहेंगे। और ये क्वेश्चन क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में श्योर मिलने की चांसेज हैं। तो चलिए बच्चों अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।